नमस्ते इंडिया। सो गाइस, बीकॉम वालों, आज फाइनली मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बीकॉम का वीडियो। तो आप अगर बीकॉम में हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आप क्लास नहीं कर पा रहे हो या आपने क्लास की है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, अदरवाइज मे बी आप कुछ दूसरा कोर्स कर रहे हो जिसकी वजह से तुमने शायद अभी तक बीकॉम में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा जो भी तुम्हारा अकाउंट्स है, एफए, ठीक है, उसको पूरा कवर करने वाले हैं शॉर्ट टाइम में, बिकॉज दिस इज द रिविजन लेक्चर। इसके लिए बहुत सारी चीजें हम जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, कुछ चीजें मैं इग्नोर भी कराऊंगा कि कुछ काम की नहीं है। तो अपना पूरा पर्सपेक्टिव एक ही चीज पे है कि आपको बीकॉम में पास होना है। ठीक है, तो आउट ऑफ अगर आपको 100 में से 100 लाना है या जितने भी मार्क्स का पेपर है उसमें से आउट ऑफ फुल लाना है तो मेरा सजेशन है कि आप क्लास कीजिए, आपके नियरेस्ट में जो भी अच्छी क्लास है वहां पे जाइए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बट ये उन लोगों के लिए है, मैंने बताया, जिन्होंने क्लास नहीं की है बट सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई और कोर्स कर रहे हैं, या अभी तक जिसने बुक भी ओपन नहीं किया उसको पास होना है। ठीक है, तो चलिए फिर आपको पास करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मटेरियल में कौन सा यूज करूंगा, तो बेटा मटेरियल जो है आपके लिए, मैं जो आपको कॉलेज की साइट पे मिलेगा ना वो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का ही मटेरियल यूज कर रहा हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्क्रीन पे तो है ही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एफ आई बीकॉम का आपका सेमेस्टर 1 का पूरा दे रखा है। यहाँ पे कुछ फालतू के इंस्ट्रक्शन है, ये अपने को नहीं पढ़ने हैं। इसमें टोटल मिला के आपके 4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल इन योर एफए। ठीक है, सेमेस्टर 1। सबसे पहले जो मॉड्यूल है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद इसमें AS 1 और 2 है और 9 है, 3 AS तुमको है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन है और लास्ट में कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है वाला चैप्टर है। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आपको फाइनल अकाउंट है, मॉड्यूल 3 में डिपार्टमेंट अकाउंट है और मॉड्यूल 4 में हायर परचेस है। टोटल मतलब 4 मॉड्यूल है। ठीक है, देखा जाए तो मोटा मोटी 1 2 3 4 और 5 चीजों में मैं इसको बांट सकता हूँ। चलिए फिर, तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मॉड्यूल 1 करने जा रहे हैं। उसमें आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है आपके? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें एग्जांपल भी दूंगा, कुछ डायरेक्ट भी कराऊंगा। तो यहाँ पे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए, अगर मैं किसी का मर्डर करूं, अरे मान लो, करता नहीं हूं, मान लो मैं किसी का मर्डर करूं तो क्या मुझे जेल होगी? आप बोलोगे यस सर डेफिनेटली होगी। कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे बताओ? तो तुम बोलोगे सर लॉ में लिखा हुआ है, इंडियन पेनल कोड IPC जिसे बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है कि मर्डर करने वाले पे या चोरी करने वाले पे या कुछ भी करने पे आपको ये सजा होगी। राइट, लॉ में सेक्शन दे रखी होती है। वैसे अकाउंट्स में बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट होता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होती है। वो सब कहाँ पे लिखा होता है बेटा? वो लिखा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। कहाँ पे लिखा होता है वो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो जैसे आप लॉ की सेक्शन रेफर करते हो ना, वैसे अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या पता है? एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। क्या बेटा? एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, लिखा हुआ है। क्योंकि लोग क्या करते थे पता है, पहले अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। बोलता मैं तो ऐसा करेगा, मैं तो ऐसा करेगा, मैं तो इसको पर्सनल अकाउंट मानेगा ही नहीं, मैं तो इसको रियल मानेगा ही नहीं, मैं तो इसका ट्रीटमेंट मेरी मर्जी से करेगा। लोग कुछ भी करते थे, कुछ भी। ठीक है, तो लोग पूछते कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा करना है? तो बस लिख दिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने इसको लिख दिया, इसीलिए क्या है? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो दिस इज द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, जो कि इंडिया में है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। जैसे मैं CA हूं तो मैं ICAI से पढ़ा हूं। राइट, तो जो ICAI है दैट इज द इंस्टीट्यूट। जैसे तुम्हारी मुंबई यूनिवर्सिटी है, वैसे CA लोगों के लिए क्या बना है? ICAI। तो वो अकाउंटिंग एक्सपर्ट बॉडी है इंडिया में। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है, या अदर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, अथॉरिटी जिसको आप मानते हो वो कर सकती है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू। ठीक है, इसमें किस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आप चीजों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, मतलब कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैसे आप उनको मापोगे, मेजर कैसे करोगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, और कैसे आप उसको प्रेजेंट या डिस्क्लोज करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। कंपनी से कभी भी ट्रेडिंग नहीं बनता है, कंपनी का सिर्फ P&L और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। यहां तक एग्जाम में तुमको चीज आ सकती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, डिस्क्राइब। तो ये इतना डेफिनेशन आप लिख देना। ठीक है, इतना जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपको लिख देना है। रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। ठीक है,
आप ICAI भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। उसके बाद और अदर रेगुलेटरी बॉडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन सी चीज़ों को कवर करता है? अबाउट द रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। ये पहला थ्योरी क्वेश्चन जो इसमें बनता है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से फालतू है, ठीक है, इसको पढ़ने को मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लो। ऑब्जेक्टिव जो है वो थ्योरी में आ सकता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, ठीक है। वो बोलता है मैं SLM यूज करेगा, वो बोलता है मैं WDV करेगा, मैं बोलता है मैं ये करेगा वो करेगा, बराबर है। तब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि सुनो नालायको, तुम सबको एक ही चीज फॉलो करनी है जो मैं बोलेगा। तो इससे क्या होता है, अपना स्टैंडर्डाइज होता है। जैसे मान लो अभी मैं क्लास में बोलूं, ठीक है, तो एक बंदा शॉर्ट पहन के आ गया, एक नाइट पैंट पहन के आ गया, कुछ भी आ गया ना, तो अपन क्या कहता है, स्कूल में क्या कहता है, यूनिफॉर्म आता है कि भाई सबको यही पहन के आने का है। तो इससे क्या होता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है। तो सेम का सेम वैसा ही है। स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस, तो पॉलिसी भी तुम्हारी सेम हो जाएगी और जो अकाउंटिंग करने की प्रैक्टिस है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर तुम्हारा लोगों का बिलीव जो है ना वो बढ़ जाएगा, रिलायबल हो जाएंगे, रिलायबिलिटी जो है तुम्हारी बढ़ जाएगी। और जो पहले कंपैरिजन नहीं हो पाता अब वो आराम से कंपैरिजन हो पाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया, अंडरस्टूड? तो इससे क्या होता है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। तो क्या होगा, फिर से याद कीजिए, स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, दो चीज होगी। तीसरा कंपैरिजन जो है, नॉन कंपैरिजन वो हट जाता है। एंड फोर्थ वाला रिलायबिलिटी बढ़ती है। तो ये 4 वर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। एडवांटेज ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव को घुमा फिरा के बोल दो एडवांटेज, सेम टाइप की अकाउंटिंग होगी, कंपैरिजन हो पाएगा, वो सब चीज़ें हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी ओके ओके है, तो इसमें भी कुछ इतना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है, वो सब चीज़ें हैं। तो ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी कौन बनाता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया जो है वो आपका अकाउंटिंग यहाँ पे बनाएगा। और उसके लिए एक बोर्ड गठित किया है ASB। जैसे कोई भी गणपति लगता है तो वहाँ पे वो मंडल होता है ना, जहाँ पे लोग मिलके बोलते हैं भाई ये सब लोग संभालेंगे। वैसे इंडिया में अकाउंटिंग के लिए क्या बना हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना हुआ है, वो सब संभालेगा कि ये देखो ऐसा होता है ऐसा होता है। और वो फर्स्ट आया था 21 अप्रैल 1977 में, ठीक है। उसके बाद जो कंपोजिशन होता है वो कैसे होता है देख लो, उसमें नॉमिनी ये होता है ये होता है। आई थिंक दिस इज ओके, आप इसको छोड़ सकते हो, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी ठीक है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। फंक्शन क्या करता है भाई, ये बोर्ड बॉडी बनाएगा, ये सब मतलब थियरी वाला पार्ट है, गो थ्रू कर लो, याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ओके। तो ये सब आप इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो टोटल मिला के अकाउंटिंग जो है 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुए थे। कितने इश्यू थे, 32, बट उसमें से 2 तो विड्रॉल हो गए, तो बचते हैं तुम्हारे 30 में से जो है 3 जो है वो जरूरी नहीं है, तो इफेक्टिव बचते हैं 27, ठीक है। चलो, तो ये सब लिस्ट दे रखी है। आई थिंक लिस्ट तुमको याद होगा भी नहीं, करना भी नहीं है, याद तो मैं भी करा सकता हूँ, बट फालतू तुमको इतना वो करके मतलब नहीं है, दैट्स ओके, ठीक है। तुमको जो AS के चैप्टर दे रखे हैं उनके नाम याद कर लेना, वो मैं बता दूंगा। फिर एक IAS होता है वो दे रखा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इश्यूड ये सब दे रखा है, इनको छोड़ो यार, क्या पढ़ोगे। हाँ, आपको एग्जाम में MCQs आ सकते हैं, तो अपन वो देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो मैंने पहला आपको क्वेश्चन करा दिया है जो इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉरी, वो पूरा मैंने हाईलाइट करा था, वो वाला है, ठीक है। उसके बाद नीड एंड पर्पस, वही आप ऑब्जेक्टिव लिख दो चलेगा, और बाकी सब तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ MCQs है वो देख लेते हैं अपन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, कि फॉर मेकिंग करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, for correct valuation of inventories, for correct treatment of depreciation and lease and investment, all of the above। तो देखो सब अच्छी बात है ना इसमें। अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों इंपॉर्टेंट भैया, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बनेंगे, इन्वेंट्री बराबर वैल्यूएशन होगी, डेप्रिसिएशन और लीज का वैल्यू बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बराबर होगा, सही बात है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। समझ में आया ये वाला। दूसरा क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब बाय, कौन बनाता है, क्या लॉ बनाता है या बॉडीज ऑफ शेयर होल्डर बनाती है? नहीं भैया, बॉडीज ऑफ शेयर होल्डर तो नहीं बना सकती। तो यहाँ पे कौन बनाता है, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी लाइक ICAI, ठीक है। ICAI इज द प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी, तो ये ICAI बनाएगी, ठीक है। कुछ नहीं बोले तो आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी लिखोगे, तो आंसर इज C। The policy of anticipate no profit and provide for all possible losses arises due to conventions of। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, क्या होता है सुनो मैं बताता हूं। एक होता है कंजर्वेटिज्म, क्या होता है कंजर्वेटिज्म, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है सुनो,
फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले से बुक करो। क्या बोला मैं? फ्यूचर में कोई भी लॉस होगा तो उसको पहले से बुक करो, बट फ्यूचर में कोई भी गेन होगा तो उसको बुक मत करो, उसको छोड़ दो, जब होगा तब बुक करना। दिस इज नोन एज अ कंजर्वेटिज्म। देखो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, देखो वर्ड ये ना कहां से आया है, कंजर्वेटिज्म। ये रियल में अपने वर्ड से आया है, जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं ना, पुराने लोग, उनसे आया है। तो ऐसा हम भी तो करते थे। देखो अपने पुराने लोग कौन है? अपने घर वाले, ठीक है, पुराने मतलब ठीक है, पुराने मतलब अपने से बड़े हो गए। तो अपने जो घर वाले हैं वो कैसे होते हैं, सुनिए कि अगर मान लो कोई भी उनको प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, जैसे उनको पता है उनका लड़का CA CS MBA बनेगा, तो ये बताओ क्या लोग वो पहले से खर्चा करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं कितना पैसा चाहिए, 100 रुपया तू 500 ले। सब्जी वाले के पास गए, उसने बोला भैया 20 रुपया हुआ, ठीक है, सब्जी वाले ने बोला, तो क्या तुम्हारे डैडी ने बोला 20 क्या 200 ले, मेरा बेटा CA बनेगा? क्या ऐसा करते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं सर, पहले से कैसे बुक करोगे? अच्छा तुम मान लो पढ़ रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो ये बताओ तुम बीकॉम में पास होने की पार्टी क्या मुझे अभी से दे दोगे? आंसर इज नो। तुम लोग सर पास हो जाए, रैंक आ जाए, फिर हम देंगे। अंडरस्टूड? बट ये बताओ किसी बंदे को फ्यूचर में कहीं बाहर जाने का है, तो क्या उसे घर वाले उसका पैसा अभी से इकट्ठा करना शुरू कर लेंगे? यस सर, पॉसिबल है। ठीक है, अपने इधर क्या होता है, लड़के लड़कियों की शादी होती है तो घर वाले पहले से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर लेते हैं ताकि उस टाइम पे बर्डन नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म ना बेटा, सेम चीज। तो इसने क्या बोला है, सुनो, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट को नहीं लेने का, बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, ऑल पॉसिबल मतलब फ्यूचर लॉसेस। तो ये कहां पे होता है? कंजर्वेटिज्म में होता है। कहां पे होता है? कंजर्वेटिज्म में। तो अब मैं तुमको ना ये बाकी के जो वर्ड है ना, इनका भी मतलब समझा देता हूं। कंसिस्टेंसी एक वर्ड दे रखा है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि लास्ट टाइम जो भी आपने अकाउंटिंग करते टाइम पे पॉलिसीज रूल फॉलो किए हैं, आगे भी तुमको सेम रूल एंड फॉलो करना है, उनको चेंज नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और दूसरा है डिस्क्लोजर। उसमें क्या होता है कि जो भी चीज तुम कर रहे हो ना, उनको सबको डिस्क्लोज करने का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर। आगे अपन पढ़ेंगे क्या होता है। तो अभी इसका आंसर है सी। उसके बाद देखो, accounting has a certain norms to be observed by the accountant in the recording of the transaction and preparation of the financial statement. This norm reduces the recognition and chances of misunderstanding by harmonizing the varied अकाउंटिंग प्रैक्टिस। those norms are, ये बताओ, ये सब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कहाँ पे होती है? अकाउंटिंग रेगुलेशन में नहीं, अकाउंटिंग गाइडेंस में नहीं, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में नहीं, तो कहाँ पे होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये वही बता रहा है कि आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, आप एक तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो जिससे सब सही हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो वो सब किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलो, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे लोग जो कंपनी का छोड़कर है, कंपनी के इंटरनल लोगों को छोड़कर, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल इनमें से कौन है? क्या कंपनी का ओनर है? नहीं सर, ओनर नहीं है। मैनेजमेंट है? नहीं सर। एम्प्लॉय है? नहीं सर। तो गवर्नमेंट जो होती है ना, वो बाहर की होती है। इसके लिए आंसर क्या है बेटा? ए, गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक्सटर्नल है। अब इसने बोला नेक्स्ट लाइन में कि हु इज द इंटरनल यूजर। ठीक है, इंटरनल कौन है? तो बेटा ये बताओ इंटरनल कौन होगा? क्या गवर्नमेंट इंटरनल होती है? नहीं सर। क्या इन्वेस्टर होता है? नहीं सर। क्या क्रेडिटर होता है? नहीं सर। बट एम्प्लॉय, हाँ, एम्प्लॉय तो अंदर अपने लोग हैं ना, एम्प्लॉय तो काम करता है बेचारा बिजनेस में, तो एम्प्लॉय इज द इंटरनल। अंडरस्टूड? उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज परटेन टू। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है कहाँ पे होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो किससे रिलेटेड होगी? उसी कंपनी से रिलेटेड होगी ना। तो क्या वो बिजनेस से रिलेटेड होती है? बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, मतलब दूसरे बिजनेस से होती है? नहीं सर। क्या वो इकोनॉमिक्स से होती है? नहीं सर। क्या वो इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी से होती है? यस सर, उस बिजनेस एंटिटी की ही होगी, इसलिए आंसर इज सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के आपके आंसर हो गए। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डन। तो आई थिंक इतना आप कर लो, क्योंकि हम कम टाइम में बहुत कुछ करने वाले हैं। चलो फिर, दिस इज योर यूनिट नंबर 1। अब अपन पढ़ रहे यूनिट नंबर 2। इसमें है एक AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैंने समझा दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अब उसमें जो पहला AS है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS है वो पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम में मे भी इसको आपका फुल फॉर्म पूछ ले या इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछ ले, ये भी हो सकता है। ट्रू फॉल्स में पूछ ले, पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए AS1 किसका है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं कि इनमें से अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सा AS है? 1 2 3 4 ऐसा, तो 1। ठीक है, चलो ये 1 क्या बोलता है, सुनो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है ना, वो वही किसने इश्यू किया? ICAI ने इश्यू किया है। ठीक है, ये क्या बोलता है? जो भी आपकी अकाउंटिंग की पॉलिसीज है, जो भी आप अकाउंटिंग की पॉलिसी फॉलो कर रहे हो ना, उनको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है वो देख लो।
तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड बाय अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो मेथड है जो आपने फॉलो की है। कब फॉलो की है? जब तुमने उस कंपनी का P&L और बैलेंस शीट बनाया है, तो तुमने जो फॉलो किया है उन रूल और उन मेथड को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे आपको पता होगी कि एक मेथड होती है अकाउंटिंग, आपने डेप्रिसिएशन निकालने की, SLM स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, जिसमें अपन हर साल सेम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 11 में पढ़ा होगा। एक होता है WDV मेथड, उसमें क्या होता है, हम हर बार जो बैलेंस वैल्यू होता है उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो आप SLM फॉलो कर रहे हो, WDV कर रहे हो, ये तुम्हारी कौन सी होगी कि मेथड चॉइस होगी तुम्हारी। तो जो तुम्हारी चॉइस है ना, उसको डिस्क्लोज करने का है, ठीक है। ऐसा अब क्या है, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है चॉइस का कि मेरी चॉइस ये है, ठीक है। तो देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस। मतलब ऐसा कोई लिस्ट नहीं जो हर किसी को एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है। चलो तो अगर आपको पूछा एक्सप्लेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तो आप ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी पढ़ा है, जितना पढ़ा है, चाहे जितना हाईलाइट है उतना आप लिख सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, ये वाला फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब ये क्या होता है, सुनो, जब भी आप P&L और बैलेंस शीट बनाओगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, हर किसी को फॉलो करनी पड़ती है। और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको आगे से ये चीज बतानी पड़ेगी। जैसे तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम क्लास जा रहे हो, आज तुम क्लास आए, तुम कल फिर क्लास आने वाले हो और परसों फिर आने वाले हो, तो ये चीज हमको बार बार नहीं बतानी पड़ती कि मैं क्लास कल आऊंगा सर, क्लास कल आऊंगा। बट अगर तुम क्लास कल नहीं आने वाले हो तो क्या आपको सर या मैम को बताना पड़ेगा? आंसर इज यस। क्यों? कि बाय डिफॉल्ट हम यही मानते कि हम कल भी क्लास आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर कोई मानता है, ऐसा ही है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं तुम्हारे बात मान लेता हूं कि तुम घर पे बैठे होंगे तो कपड़े पहन के ही बैठे होंगे, ठीक है, ये मैं मानता हूं, हर कोई मानता है, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी बिजनेस करते तो हम भी यही मानते हैं कि हर कोई ये चीज कर ही रहा है, ऐसा, ठीक है। अब अगर मान लो कोई वो बंदा नहीं कर रहा है तो उसको ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब ये ऐसी कौन सी चीजें जो हर कोई मानता है सर? तो ये 3 चीजें हैं जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। पहली चीज, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? हम ये मानते हैं कि अपना जो बिजनेस है ना वो अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा, फ्यूचर में भी चलेगा, हम ये मानते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी। हम ये मानते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की थी, जो मेथड फॉलो की थी, वो हम ये टाइम भी करेंगे और आगे भी सेम ही करेंगे, हम ये मानते हैं। और तीसरा, अक्रूवल। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? अक्रूवल। तो हम ये मानते हैं बाय डिफॉल्ट कि हम अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करते हैं। अब सुनो, अगर ये तुम चीज फॉलो कर रहे हो तो तुमको चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलने का है। फॉलो तुम कर रहे हो ना, बढ़िया बात है, कुछ नहीं बोलने का है। बट अगर इन 3 में से तुम कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये चीज आपको अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आपको लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा कि मैं ये फॉलो नहीं कर रहे लाए, नहीं कर रहे लाए, नहीं कर रहे लाए। अंडरस्टूड? यानी अगर तुम्हारा बिजनेस चल रहा है तो तुम नहीं बोलोगे मेरा बिजनेस कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, नहीं बोलने का है। बट अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, बंद होने वाला है, तो अब तुमको सबको बताना पड़ेगा मैं अपना बिजनेस बंद करने जा रहा है। समझ में आया? दूसरा, अगर तुमने लास्ट टाइम जो मेथड फॉलो की, तुम ये टाइम भी यही कर रहे हो, तुमने लास्ट टाइम SLM की, तुम ये टाइम भी SLM करो, तुम आगे भी वही करने वाले हो, तो कुछ नहीं बोलने का है। बट लास्ट टाइम तुमने SLM की और इस बार तुम WDV कर रहे हो, तो मेथड चेंज हुई, कंसिस्टेंसी टूटी, तो अब चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा कि भाई अपन ने चेंज किया, भाई अपन SLM से WDV में आया। क्या ये तुमको समझ में आया? एंड लास्ट वन, अक्रूवल। अगर तुम अक्रूवल बेसिस यानी ड्यू बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड करते हो, तुमको कुछ नहीं बोलने का है। पर अगर तुमने कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया, अगर तुमने कैश बेसिस पे चीजें लिखी, तो तुमको ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। चलो, ओके, ये जो मैंने बोला ये वाला तुम्हारा हो गया। सेम चीज यहाँ पे समझाई गई है, राइट। तो आप ये पढ़ लेना एक बार और इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं जस्ट गो थ्रू कर लेता हूं। गोइंग कंसर्न, द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न। हम यही मानते हैं कि बिजनेस चल रहा है, दैट इज द कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, फ्यूचर में चलता रहेगा। इट इज द अज्यूम दैट द एंटरप्राइज हैज नाइदर द इंटेंशन नॉट द नेसेसिटी टू ऑफ लिक्विडेशन और curtailing the materiality, the scale of the operation। तो इसका मतलब हमको ये लगता है कि बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। Consistency, it is assumed that the accounting policies are consistent from the one period to another period, मतलब same accounting policy to be followed, ये हम मानते हैं।
Accrual, revenue and cost are accrued, that is recognized as the earned or incurred, not when the money is received, ठीक है, और paid। तो ये चीज ध्यान रखना। It is mandatory to disclose if the above mentioned assumptions are not followed। क्या बोला, अगर तुम ये फॉलो नहीं करते हो तो मैंडेटरी तुमको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी में बोल रहा था ना, कुछ मेथड तुम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो, तो क्या मेथड होती है, तो जैसे डेप्रिसिएशन की मेथड होती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने की मेथड होती है, ठीक है, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने की मेथड होती है, गुडविल को वैल्यूएशन करने की मेथड होती है, इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएशन करने की मेथड होती है, फिक्स असेट को वैल्यूएशन करने की मेथड होती है। तो दिस आर द सम पॉलिसीज जो तुम फॉलो करते हो, ठीक है। तो 3-4 एग्जाम्पल याद कर लेना और कुछ नहीं। चलो अब जब भी आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करते हो ना, तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब तुम SLM, WDV, FIFO, LIFO फॉलो कर रहे हो तो किस चीज़ का तुम ध्यान रखोगे वो देख लो, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है प्रूडेंस। क्या है प्रूडेंस? प्रूडेंस क्या है बेटा? कंजर्वेटिज्म का निकनेम क्या है? प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म को क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस को बुक करो और किसी भी पॉसिबल फ्यूचर प्रॉफिट को इग्नोर मारो, ठीक है। तो ये सेम चीज दे रखी है कि आपको जो भी एक्सपेंस होने वाले फ्यूचर में उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लो और जो प्रॉफिट होने वाला उसको छोड़ दो, ठीक है। इसी प्रूडेंस के बेस पे आप इन्वेंट्री को लोअर पे वैल्यू करते हो, कॉस्ट और फ्यूचर आप NRV विच इज लोअर पे। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा जब अपन वो पढ़ेंगे चैप्टर। अभी के लिए सिर्फ ये मान लो कि इन्वेंट्री जो होती है कॉस्ट और NRV विच इज लोअर पे वैल्यू होती है बिकॉज ऑफ प्रूडेंस, ठीक है। दूसरा देख रखा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या दे रखा है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब ये क्या बोलता है सुनो, कभी कभी कुछ चीजें जो लीगली होती है ना वो मैटर नहीं करती है, जो रियलिटी होती है ना वो मैटर करती है। सर क्या बोल दिया आपने? लीगली रियलिटी क्या चल रहा है? सुनो एग्जाम्पल देता हूं, उससे समझ में आएगा, ठीक है। अब समझो, तुम मेरे घर पे आए, ठीक है, जो भी वीडियो तुम देख रहे हो गाइस, तुम मेरे घर पे आए, तुम्हारा एक फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड ले लो, ABCD, ठीक है, गोलू मोलू कुछ भी ले लो, तो तुम्हारा फ्रेंड भी मेरे घर पे आया, तुम 2 पर्सन मेरे घर पे आते हो, ठीक है। तुम दोनों मेरे घर पे आ गए और तुम मान लो किचन में बैठे हो, कुछ बना रहे हो मेरे लिए, और तुम दोनों फ्रेंड में झगड़ा हो गया और तुमने क्या किया, जो किचन में मेरी चाकू जो पड़ी थी उसको उठाया और उसके पेट में डाल दिया एंड अलविदा, सामने वाला गया। अब पुलिस आती है, तो ये बताओ किसको लॉजिकली पकड़ेगी? जिसका चाकू है उसको या जिसने मारा है उसको? तो हु इज द लीगली ओनर? आई एम द लीगली ओनर बिकॉज चाकू मेरा था। बट क्या मुझे पकड़ेंगे? आंसर इज नो। आपने मारा ना, आपको पकड़ेंगे। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब लीगली आई एम द ओनर बट रियलिटी में आपने किया है, तो लीगल फॉर्म डजंट मैटर, रियलिटी क्या होती है वो मैटर करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम मेरी एक्टिवा लेके तो कहीं पे चले गए और तुमने 2-3 लोगों को उड़ा दिया, तो पुलिस वाले मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, मुझे जेल में नहीं डाल सकते। मैं बोलेगा CCTV चेक करो, ये बंदे ने उड़ाया है। समझ में आया? मेरे पास तो गाड़ी थी नहीं, इसको दी थी, तो तुमको पकड़ेंगे ना। तो हु इज द लीगल ओनर? आई एम द ओनर, ठीक है। बट उसको किया किसने? तुमने किया, तो तुमको पकड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। The accounting treatment and the presentation in the financial statement of transaction event should be governed by their substance. Substance मतलब reality and not merely by the legal form. Just legal form की वजह से नहीं। Best example of the assumption can be stated in the hire purchase. If a company is purchasing any asset on the hire purchase system, then purchaser is not a legal owner at the time of purchase. In the hire purchase, ownership is the transfer of the payment of the last installment, but actually the asset is in the possession of the hire purchaser, and he is the using this in the business operation. So substantially, he is the better owner than the legal. It should be recorded in the books of the purchaser. क्या बोला सर? कुछ समझ में नहीं आया? समझो, तुमको पता है लोन पे फोन मिलता है, लोन पे फोन। तो तुमने क्या किया, एक फोन ले लिया लोन पे, ठीक है, EMI पे। अब तुम क्या उसको EMI पे कर रहे हो और फोन तुमने ले लिया, बट लीगली ओनर तुम नहीं हो बिकॉज तुम EMI पे कर रहे हो। समझ में आया? ठीक है, तुमने एक चीज हायर परचेज पे ली है, तो यू आर नॉट द लीगल ओनर। लीगल ओनर वही है, बट उसको तो यूज तो तुम कर रहे हो ना, यूज तुम कर रहे हो, चला तुम रहे हो, तो एक तरह से लीगल ओनर तुम ही, उसके लीगल ओनर नहीं बट रियल ओनर तो तुम ही होगे ना। तो अब वो जो असेट है वो तुम्हारी बुक्स में क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। ये होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि तुम उसको यूज कर रहे हो, तुम अपनी मर्जी से चला रहे हो, इसके लिए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी। क्या कॉन्सेप्ट है? मटेरियलिटी। ये क्या बोलता है सुनो, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्क्लोजर होना जरूरी है, पर अगर कोई आइटम मटेरियल नहीं है ना तो चलता है। जैसे मैं बताऊं, ये कैलकुलेटर भी तुम्हारा असेट होता है, क्योंकि इसको भी मोर देन 1 ईयर चलता है, इसका भी बेनिफिट है, बट इसको अपन असेट बुक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते असेट बुक? बिकॉज बेटा इसका क्या वैल्यू मिलेगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। अब मैं अपनी बुक्स में 50 रुपए की क्या असेट दिखाऊंगा? मेरे पास एक कैलसी है 100 रुपए का, ओ माय गॉड, क्या ऐसा होगा? नहीं ना। अब रिलायंस कंपनी ने कैलसी, कैलकुलेट, पेन सब कैलकुलेट करना शुरू किया तो अरबों रुपए का, और क्वांटिटी कितनी होगी, तो ऐसे थोड़ी सब चीज दिखा सकते हैं।
तो वो चीज होती है मटेरियलिटी, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम। उसने बोला देखो मटेरियल आइटम सब दिखाने का, नॉन मटेरियल नहीं होगी तो चलेगा। द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब समझो कोई आइटम मटेरियल है कि नहीं, आप कैसे पता करोगे कि अगर सामने वाले यूजर का जो डिसीजन है ना वो चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं मटेरियल, अदर नहीं होगा तो नॉन मटेरियल। वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरी कंपनी जमोरा लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या नाम है मेरी कंपनी का, जमोरा लिमिटेड अगर तुम मेरी कंपनी जमोरा लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख रुपए का, ठीक है, और तुमको पता चलता है कि अरे सर मेरी कंपनी में 50,000 रुपए की चोरी हुई है, तो तुम बोलोगे अरे सर 50,000 चोरी होगी, कंपनी घटिया है, ये है वो है, समझ में आया। पर अगर मेरी कंपनी रिलायंस कंपनी है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ 10,000 करोड़ है, उसको 50,000 कोई मायने रखता ही नहीं है, समझ में आया। इतना बड़ा फिगर राउंड अप करोगे तो वो 50,000 आएगा भी नहीं। तो क्या ये 50,000 इंपॉर्टेंट है, आंसर इज नो। क्या तुम अपना डिसीजन चेंज करोगे, नहीं सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बस यही होता है मटेरियलिटी। तो ये सामने वाले यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बस ऐसा ही है बेटा कि मान लो किसी के लिए 2 टाइम का रोटी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उनको लगता है भाई 2 टाइम रोटी तो खा ही लेंगे, बट किसी गरीब से पूछो जो भूखा है 10 दिन से खाना नहीं खाया, उसके लिए शायद 2 टाइम की रोटी या वो बचा हुआ टुकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेम चीज है, ठीक है। That mean if the profit and loss account contain an irregular transaction which is not routine and probably affect the shareholder or investor, the same should be disclosed separately, ठीक है। तो आपको अगर मटेरियल है तो आपको उसको सेपरेट दिखाने का है। एग्जाम्पल, any expense having the amount more than 5,000 or 1% of the turnover whichever higher should be disclosed separately. सॉरी, अब नोट्स टू अकाउंट देख लो, ये सब ठीक है। अब डिस्क्लोजर कैसे करने का वो देख लो कि जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है उन सबको आपको डिस्क्लोज करने का है। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। तो पहली चीज सब डिस्क्लोज करो, ऑल। दूसरा बोलता है कि जब भी तुम डिस्क्लोज कर रहे हो ना उसको सबको एक जगह पे करना, एट वन प्लेस। तो पहली चीज सब डिस्क्लोज करो। दूसरी, एक ही जगह पे करना, पता चला एक इधर एक इधर एक इधर घूम रहा है, नहीं, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है सबको एक जगह पे डिस्क्लोज करो, ठीक है। तीसरा बोलता है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज देयर इन अकाउंट कैन नॉट रेमेडी और रॉन्ग इन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम इन द अकाउंट। तो अगर कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ या कोई चेंज हुआ तो वो भी आपको डिस्क्लोज करने का है, ठीक है। अगर तुम ये जो तुम 3 तुम्हारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस थी अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो वो भी डिस्क्लोज करने का है, ठीक है। अब अगर तुम क्या अक्सर मैंने एक टाइम मान लो एसएलएम फॉलो किया, मैं डब्ल्यूडीबी करना चाहता हूं, क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूं क्या, मतलब क्या मैं मेथड चेंज कर सकता हूं क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूं क्या। तो फर्स्ट आंसर इज नो, नॉर्मली तुम नहीं कर सकते, बट वेट 3 कंडीशन में तुम कर सकते हो, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होता है, दूसरा लॉ में चेंज होता है और तीसरा मैनेजमेंट को लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन होगी, तब तुम चेंज कर सकते हो। तो ये देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय द स्टैच्यू और कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो तुम चेंज कर सकते हो। और थर्ड, अगर तुमको लगता है बेटर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगा, बेटर प्रेजेंटेशन होगा तो कर सकते हो। तो कब चेंज कर सकते हैं, जब एएस बोलता है, लॉ बोलता है और अगर बेटर प्रेजेंटेशन होता है तो तुम कर सकते हो। 3 केस में कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी तुम चेंज करोगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब ये सब एग्जाम्पल दे रखे, कुछ काम के नहीं है, हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन आ गए अपने पास, इन क्वेश्चन पे अपने को आने का है और इनको सॉल्व करने का है। तो जितने भी क्वेश्चन है ये अपन देख लेते हैं, राइट, और कुछ ऑब्जेक्टिव है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो मैं वही बता रहा हूँ। सुनो, company has switches over to weighted average formula for ascertain the cost of an inventory from the earlier practice by using the FIFO। तो यहाँ पे देखो वो चेंज कर रहा है, मेथड चेंज कर रहा है, ठीक है। FIFO से वेटेड एवरेज या वेटेड एवरेज से FIFO कर रहा है। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? हाँ सर, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो इसको अपने को दिखाना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि देखो पहले 4 लाख था, अभी 3,85,000 हो गया है। तो मुझे बताओ 4 लाख से 3,85,000 हो गया तो कितना कम हो गया, 15,000 रुपए। तो जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो देखो, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो बेटा प्रॉफिट भी कम होता है। सुनो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग होंगे बाय साइड में आता है, तो अगर बाय साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, तो अगर बाय साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और बाय साइड कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो अगर तुम्हारा स्टॉक पहले 4 लाख का था, अभी तुम्हारा स्टॉक 3,85,000 का है, तो 15,000 से प्रॉफिट कम हुआ, तो इस चीज को अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, दैट इज द वेटेड एवरेज टू FIFO मेथड, we lost our profit that is 15,000 rupees, ठीक है। ऐसा अपने को दिखाना पड़ेगा। The fact that the change in accounting policy pull down the profit and value of the inventory by 15,000 to be disclosed, right? दूसरा,
Share Limited prepared the P&L account and the balance sheet for the 17-18. The accounting policy adopt P&L account have been disclosed below P&L account and accounting policies about balance sheet have been disclosed before balance sheet. अब मुझे बताओ, वो बोलता कि देखो जो P&L अकाउंट की पॉलिसी है वो P&L अकाउंट के सामने और बैलेंस शीट की पॉलिसी बैलेंस शीट के नीचे हम ऐसे दिखाएंगे। क्या दिखा सकते हैं? नो, मैंने बोला था सब पॉलिसी एक ही जगह पे दिखाने की है, इधर उधर नहीं। तो जितनी भी पॉलिसी आपको वन प्लेस पे दिखानी है तो वन प्लेस ओनली, ठीक है। सो आंसर पढ़ लेना आप लोग। PG Limited prepared the P&L account and balance sheet on the cash basis। मैंने बोला था फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है कि अक्रूवल बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। अगर कैश बेसिस पे कर रहे हो तो कर सकते हो, बट इस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो देखो, एज पर द ES1 accrual basis is the fundamental accounting assumptions, the company follow cash basis, the fundamental accounting assumption is not followed, it should be disclosed in the form of notes to account। समझ में आया? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, you have to disclose in notes। अच्छा, ये सब चीजें कहां पे डिस्क्लोज करनी है? नोट्स में। कहां पे करनी है? नोट्स में, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, Akshata Limited prepared the final account for the year 17-18. During the year, accident took place in the factory. The worker who got injured lodged a claim of 3 lakh against the company. The claim is under dispute. The accountant not mentioned in the account। बताओ, तुम्हारी कंपनी पे क्या किया है? केस किया है, ठीक है, और तुमने उस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो गलत हो गया ना। मैंने बोला था कोई भी चीज ऐसी इंपॉर्टेंट होती है तो डिस्क्लोज करने का। तो ये बोल रहा है कि ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा होता है कि कोई लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे आप पे किसी ने केस किया तो ये तुम जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है, कोर्ट के जज के हाथ में। दैट इज नोन एज द कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है वो हमेशा फुट नोट में दिखानी होती है, या नोट्स टू अकाउंट बोल सकते हो। फुट नोट मतलब बैलेंस शीट के नीचे का, नोट्स टू अकाउंट भी सेम ही होता है, तो आप उसमें दिखा दो, ठीक है। डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज द कंटीजेंट क्लेम, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आगे तो ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये सब चीज़ें तो आप खुद देख सकते हो, इतने कुछ है नहीं, एग्जाम में पूछते नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम वो करते हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। डिफरेंट पॉलिसी होती है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करना है, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, ये ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले। अकाउंटिंग पॉलिसी इज, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो दिस आर द स्पेशल जो तुम्हारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड होती है जो मैनेजमेंट चूज करता है, वो वाला है। सो आंसर इज 4th। देख लेते हैं आंसर इनके, ये रहा, फर्स्ट का 4 है, ठीक है। फर्स्ट का क्या आ गया बेटा? 4। आगे देखिए, यस, अकाउंटिंग एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इनमें से क्या अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल है? तो इसमें से सिंपल है, डेप्रिसिएशन जो मेथड जो होती है डेप्रिसिएशन या स्टॉक वैल्यूएशन की, दैट इज द एग्जाम्पल। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। RPC लिमिटेड फॉलो द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर। तो सेम मेथड फॉलो कर रही है, तो कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है वो? कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है। सो आंसर इज C, 3rd। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जस्टिफाइड, आप कब चेंज कर सकते हो? तो मैंने बोला जब लॉ बोलता है, AS बोलता है, बेटर प्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ पे 4th आंसर होगा, चारों। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है? मटेरियलिटी, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, ड्यूल एस्पेक्ट। नहीं सर, गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न आपका फंडामेंटल है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, 3 चीजें होती है, इसमें एक दे रखी है गोइंग कंसर्न, तो वही होगा। डन। तो ये सब आपको मिल गया, आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये वाला बड़ा क्वेश्चन ये देख लेते हैं। द मैसेज ABC ब्रदर्स विच हैज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2000 हैज बीन फॉलोइंग स्टेट लाइन मेथड, ठीक है। आप SLM से WDV पे आ रहे हो, तो ये बोल रहा है कि आप कब चेंज कर सकती हो? जब ऑडिटर बोलता है या जब एनी कुछ होता है, क्या आप कर सकते हो बताओ? तो ये सिंपल है। द ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑडिटर इज जस्टिफाइड बिकॉज, क्या बोला है? चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ द ऑडिटर। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन मेथड एडमिट चेंज SLM WDV एंड नॉट वाइस वर्सा। नहीं सर, चेंज इन द मेथड डन ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैच्यू, चेंज इन वुड बी रिजल्ट इन अप्रूवल। यस सर, तो ये चीज तो मैं कर चुका ना, इसके लिए क्वेश्चन क्या पढ़ना? मुझे पता है SLN से WDV कब चेंज हो सकता है, मेथड कब चेंज कर सकते हो। जब लॉ बोलता है, AS बोलता है, बेटर प्रेजेंटेशन होता है, तो इसका आंसर C होगा ना, बाकी पढ़ने से मतलब भी नहीं है। डन। अब ये बोलता है स्टेट इन द केस वेयर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। ये बताइए यहाँ पे किस केस में गोइंग कंसर्न अप्लाइड होगा?
When the enterprise was set up for a particular purpose which has been achieved to be achieved shortly। अब मुझे बताओ तुम्हारी कंपनी एक लिमिटेड टाइम के लिए बनी थी और वो काम हो गया, तो कंपनी बंद करने वाले हो ना, तो गोइंग कंसर्न थोड़ी अप्लाई होगा, तो इसमें नहीं होगा। दूसरा, when the receiver और liquidator has been appointed, अब तो रिसीवर या लिक्विडेटर आ गया है, तो वो कब आता है, जब कंपनी बंद होती है, तो ये भी नहीं होगा। फिक्स एसेट आर रिक्वायर्ड फॉर द यूज इन द बिजनेस फॉर द अर्निंग रेवेन्यू एंड नॉट मीन फॉर द रीसेल। यस बेटा यस, आपने असेट परचेस किया, उसको सेल नहीं करोगे, बिजनेस में यूज करोगे, अरे बिजनेस चलेगा तभी तो यूज करोगे, तो ये वाला सही पॉइंट है, सी वाला, ठीक है। Principal required that the same accounting policies method should be used from one accounting policy to next। Yes sir, that is called consistency। ये तो बोलता है। The cost of the small calculator is accounted as an expense not shown as an asset। ये मैंने बताया था आपको एग्जांपल से ही। तो this is because of materiality, छोटा अमाउंट होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया ये वाली चीज। It is generally assumed that the business will not liquidate in the near foreseeable future because of going concern। क्यों आपको लगता है बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। The accounting concept requiring the practice of crediting closing stock to the trading count because of going concern। Obviously क्योंकि आपको लगता है बिजनेस चलेगा तभी तो आप उसको क्रेडिट करते हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी भी ऊपर आता है अपना, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं। लास्ट में देखा, सब्सटेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन शुड बी कंसीडर व्हाइल रिकॉर्डिंग देम एंड नॉट ओनली लीगल फॉर्म इज द स्टेटमेंट व्हिच होल्ड ट्रू फॉर सब्सटेंस और फॉर्म। यस सर। डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी, यस सर, डिस्क्लोज भी करना पड़ता है, तो बोथ ए एंड बी, तो इसमें दोनों आएगा, ठीक है, दोनों के लिए है, डिस्क्लोज भी करना पड़ता है ये चीज़। और चेंज इन द मेथड, आपकी जो मेथड होती है वो चेंज कब होती है, जब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है। सो आंसर देख लीजिए, इसका 2, इसका 3, 12 का 1, राइट, उसके बाद इसका 1, आई थिंक सब बराबर है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बोलो यहाँ तक तुमको समझ में आया। अब क्या बच गया अपना, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट रेफर टू द स्टेट ऑफ इग्नोरिंग स्मॉल आइटम इन वैल्यू फ्रॉम अकाउंट। यस सर, बराबर है, ट्रू है, ठीक है, छोटे छोटे आइटम को अपन इग्नोर करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रूल्स एंड एक्शन कंडक्ट विच आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली बाय रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। यस सर, सब लोग सेम ही फॉलो करते हैं। द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट लीड टू द इंक्लूसिव ऑफ ऑल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। नहीं सर, ये गलत है, ये तो इग्नोर करता है कंजर्वेटिज्म में, जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको इग्नोर करता है। हाँ, फ्यूचर पॉसिबल फ्यूचर लॉसेज होता है तो वो बराबर है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर ब्रॉड अजम्पशंस। यस सर, ब्रॉड है। इंडिया इज द मेंबर ऑफ IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का मेंबर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI ने अभी तक जब अपना इसका ASB हुआ था वो 21 अप्रैल 1977 में होता है। यस, इससे पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें एक ही फॉल्स है, थर्ड वाला, ये रहा, ठीक है, बाकी 1, 2, 4, 5, 6 बराबर है। तो इस तरह से चैप्टर आपका होता है खत्म। चलो गाइस, अभी अपन करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3 और उसमें है AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ठीक है। अब सुनो, इसमें तुम्हारा वैल्यूएशन इन्वेंटरी पे 2 चीज़ है, एक तो आते हैं AS2 के क्वेश्चन, मतलब इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्वेश्चन फीपो और वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है, जो इसके 2 मेथड होती है उससे आता है। तो एग्जाम में तुमको वही पूछते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो आपको FI में इस बेस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, और इसमें पूछा भी तो ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा इसमें से नहीं आता, इसमें थोड़ी टफ क्वेश्चन दे रखे हैं CA लेवल के। तो जो लोग CA कर रहे हैं, CA इंटर में होंगे, उनको तो पता ही होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या होता है, राइट। मेरे वीडियो भी है, आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज वो CA लेवल का है। तुम्हारे लेवल पे सिर्फ पूछते हैं फीपो या वेटेड एवरेज मेथड, और वो अगर आप अपन करेंगे आगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि AS2 जो होता है ना, वो होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये नाम पूछ सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का कौन सा AS है या AS2 रिलेटेड अबाउट व्हाट, तो ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। उसके बाद AS2 में 2 चीज़ आती है, एक आता है कॉस्ट और एक आता है NRV। तो ये NRV जो है ना, इसे फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या नाम है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और इसका मतलब क्या होता है वो सुनो। अच्छा, उससे पहले तुम्हारे स्टॉक में क्या क्या चीज़ें आती है ये सुन लो। स्टॉक मतलब क्या, इन्वेंट्री मतलब क्या। तो इन्वेंट्री में एक चीज़ आती है तुम्हारा रॉ मटेरियल, क्या आता है? RM मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा आता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा आता है फिनिश गुड्स, और एक आता है लूज टूल्स। ये सब इन्वेंट्री का पार्ट होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब बेटा ये होता है जिससे तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ मैं फर्नीचर वाला है, तो मैं फर्नीचर किससे मैन्युफैक्चर करेगा बताओ। सर हम फर्नीचर मैन्युफैक्चर करेंगे लकड़ी से। किससे करेंगे? लकड़ी से। इसी तरह से मान लो अगर मैं बुक बनाता हूँ, बुक, ठीक है, नोटबुक बनाता हूँ, तो मैं बुक जो है वो किससे बनाएगा? पेपर से ना। तो पेपर मेरे लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल, राइट। और तुम मानो अगर मैं पानी पूरी वाला हूँ, कौन सा हूँ? पानी पूरी वाला। मुंह में पानी आया, यस, पानी पूरी वाला हूँ मैं।
तो पानी पूरी किससे बनाएगा? ऑब्वियसली आलू एंड छोले एंड उससे बनाएगा। तो ये सब मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल। मैं मैंगो का अचार बनाता हूँ तो मैंगो मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल। समझ में आया कि नहीं आया? राइट। अगर मैं खंबा दारू बनाता है, इन दैट केस मेरे किससे बनाएगा? ग्रेप से बनाएगा, या जो भी जिससे भी बनता है मुझे नहीं पता, बट वाइन तो जो है ग्रेप से बनती है, तो ग्रेप से बनाएगा। तो ये मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल। राइट। तो इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। मतलब आपका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो किससे बनेगा? उससे क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि तुम्हारा गुड्स बनके रेडी है, रेडी फॉर सेल है, ठीक है। कुछ लोग ट्रेडर होते हैं जो बना बनाया गुड्स लेते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं जो गुड्स बनाते हैं। तो जब आपका गुड्स बनके रेडी हो जाएगा, या अगर आप ट्रेडर हो तो आपने बना बनाया गुड्स परचेज किया है, तो उसे क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। मतलब ऐसा गुड्स जो सेल करने के लिए रेडी है। जैसे अगर मैं बात किया था पानी पूरी का, तो जो पानी पूरी बनके रेडी होती है दैट इज द फिनिश गुड। अगर फर्नीचर वाला, तो जो लकड़ी से जब फर्नीचर बन गया, टेबल बन गया, तब वो फिनिश गुड्स होगा। अगर आम के अचार बना रहा हूँ तो जब अचार बनके रेडी हो गया तो उसे क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। राइट। एक होता है इनके बीच का कंडीशन जो होता है ना, उसे बोलते हैं WIP। उनके बीच का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? WIP। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मान लो मैंने मैंगो तो काट लिए, बॉक्स में भी डाल दिए, ऑयल भी डाल दिया, बट अभी तक टाइम लगेगा ना उसको प्रोसेस होने में, कुछ महीना बढ़ जाएगा। तो ये बीच का जो प्रोसेस है उसमें वो क्या बोलेंगे अपन? उसको WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। लकड़ी फर्नीचर बन गया बट ऊपर का भी प्लाई लगाना बाकी है, कुछ स्क्रू वगैरह फिट करना बाकी है, इन दैट केस उसे क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आया ये वाला? अंडरस्टूड? तो ये सब किसके पार्ट होते हैं? इन्वेंट्री के। ठीक है। लूज टूल्स जो तुमको पता होंगे, स्क्रू ड्राइवर, नट बोल्ट जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लूज टूल्स। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है। अब इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे करते हो? इन्वेंट्री का वैल्यू करते हो या तो कॉस्ट पे या NRV पे, दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा ना उस पे वैल्यू करते हैं। लोअर पे बिकॉज ऑफ प्रूडेंस, याद रखना, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म की वजह से। तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे तुमको वैल्यू करना है। कॉस्ट जो है सर, कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है? तो कॉस्ट में देखो जितने में अपन ने लिया, अगर कोई डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो लेस कर दो। इसके अलावा कोई टैक्स लगाए तो वो ऐड कर लो। बट अगर वो टैक्स जो है ना वो नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। मतलब टैक्स नॉन रिफंडेबल मतलब सर कि उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना नहीं चाहिए। तो अगर अभी तुमने टैक्स पे किया है बट फ्यूचर में तुमको उसका कम टैक्स भरने को आएगा, तो बेनिफिट मिल गया ना, तो फिर तुम्हारा टैक्स गया नहीं है तो वो उसमें ऐड नहीं होगा। बट अगर तुम्हारा टैक्स गया है और तुमको वापस नहीं मिलेगा तो वो एक्स ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करने का? कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मिल गया अपने को वो वाला, और ऐड करना है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। इसके अलावा तुम चाहो तो और ऐड कर सकते हो क्या? उसको लाने में जितना भी खर्चा हुआ है गोदाम तक, तो गोदाम तक जितने भी लाने में खर्चा होता है वो सब उसमें क्या कर लेना? ऐड कर लेना। राइट। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगा उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या है, तो ये मैंने जो भी बोला है ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, उसको मतलब सिंपल है, उसको बनाने में जितना भी खर्चा होता है ना, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो बनाने में जितना भी खर्चा हुआ वो सब कॉस्ट होगा, और तुम ट्रेडर हो मतलब दुकानदार हो तो उसको लाने में जितना भी खर्चा हुआ वो सब तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा। अब NRV की बात करते हैं। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, फुल फॉर्म याद रखना। उसके बाद जो कैसे निकालते हैं कि आपका जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस रहेगा, मतलब आप उसको कितने में बेचोगे, उसमें से आपको अगर वो मान लो गुड्स फिनिश गुड्स नहीं है, मतलब उसको बनने में टाइम लगेगा और खर्चा भी होने वाला है, तो उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है कंप्लीटेशन का वो भी आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब जो मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? NRV। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैं एक फर्नीचर बना रहा है, बराबर है, बट वो फर्नीचर पूरा बन के रेडी नहीं है, तो ये आधा बना है। बट मार्केट में जो मैं NRV सेलिंग प्राइस लेता हूँ वो तो पूरे की लेता हूँ। तो मेरा ये फर्नीचर बन के रेडी है, पूरा होता है, तो ये 100 रुपये में सेल होता है। अभी जो मैं फर्नीचर बना रहा है उसका मैंने 60 रुपये ही खर्चा किया, मतलब बनाया, बट अभी तक वो पूरा नहीं बनाए। तो ये बताओ क्या मैं इनका कंपैरिजन कर सकता हूँ? नहीं सर, ये आधा अधूरा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बड़े वाले जो बड़ा बॉक्स दिखा हुआ इसको नीचे तक लेकर आते हैं आप कंपेयर करने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो ऊपर वाला बॉक्स ना हाईलाइट किया येलो से, ये जो खर्चा भी और होने वाला है, ठीक है, इसको कंप्लीट करने में। तो हम क्या करते हैं, 100 में से मान लो 30 रुपये खर्चा होने वाला है, तो रियल में इसका मुझे कितना पैसा मिलेगा? 70 रुपीज़। ठीक है, कि 100 रुपये में बिकेगा बट 30 का खर्चा और होगा तो 70 रुपीज़ में मिलेगा। तो अभी कंपैरिजन तुम बराबर कर सकते हो 70 और 60 का, तो तुम बोलोगे विच एवर इज लोअर, वो तुम्हारा आंसर होगा। राइट, तो इस तरह से तुम करने का, अगर वो कंप्लीट होना बाकी है तो वो कॉस्ट भी यहाँ से लेस करनी पड़ेगी। बट अगर कंप्लीट हो चुका है तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन में कुछ भी नहीं आएगा। और मान लो उसको अगर सेल करना है तो उसमें ब्रोकरेज देनी पड़ेगी या कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा, तो वो भी लेस हो जाएगा। समझो अगर मैं तुमको 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, किसी काम के लिए, बट उसमें 2 रुपये खर्चा तुमको करना पड़ेगा, तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 98 ना, माइनस किया ना, बस वही चीज़ है। डन। आई थिंक ये कोई इतना इंपॉर्टेंट था नहीं तो मैंने जल्दी जल्दी करा लिया।
ये जो भी मैंने बोला ये दे रखा है कि आपको कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऐड करना है। बट जब भी कॉस्ट तुम ले रहे हो तो मैंने बोला गोदाम में लाने तक का खर्चा, उसके बाद का नहीं। जैसे गोदाम में तुम्हारा गुड्स आ गया उसके बाद खर्चे होते हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सैलरी वैलरी लोगों की, वो सब ऐड मत करना, ठीक है। तो लाने तक के खर्चे ऐड करना, उसके बाद के नहीं, जैसे एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग एक्सपेंस वो सब ऐड नहीं करने का है। तो ये सब चीजें जो है तुमको याद करनी है। आई थिंक जितना मैंने बोला उतना पढ़ लो, काफी हो गया इसमें, ठीक है। हाँ, डिस्क्लेमर भैया, ये उनके लिए है जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये उन लोगों के लिए है, मैंने बोला था स्टार्ट में, ये शॉर्ट में पढ़ रहे तो सब चीजें कवर नहीं हो सकती, तो ध्यान रखना। डन, आई थिंक यहाँ तक कवर हो गया तुम्हारा। तो ये सब चीजें ठीक है, ये सब तुम देखो नहीं देखो एक ही बात है, तुमको पास होना है तो तुमको मेन फोकस करना है फिफो वेटेड एवरेज पे, ठीक है। तो चलो अपन सीधे जा रहे हैं फिफो एंड वेटेड एवरेज मेथड पे। उससे पहले यहाँ पे देखिए एक एएस दे रखा है, रेवेन्यू रिकग्निशन। ये देख लेते हैं कि कंपनी जो होती है सबसे पहले उसका नाम याद करो। AS9 किसका है, रेवेन्यू रिकग्निशन। AS2 किसका है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अब रेवेन्यू, कंपनी को कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए उसकी बारी है। तो अगर तुम्हारा गुड्स सेल करते हो, तुम सर्विस देते हो, या तुम डिविडेंड मिलता है, तुमको इंटरेस्ट मिलता है, तो कब रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम गुड्स सेल करते हो तो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, क्या हो जाए, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाए, ट्रांसफर कर रहा हो जाए, तब तुमको करना है। अगर तुम सर्विस दे रहे हो तो तुम प्रोपोर्शनल बेसिस पे कर सकते हो, या तुम्हारा जब सर्विस कंप्लीट हो जाए तब कर सकते हो। तो फर्स्ट में देखो ये वाला हो गया, सेलर हैज ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर कंसिडरेशन। गुड्स में ये होता है, ठीक है। सर्विस में क्या होता है, तो कंप्लीटेशन मेथड यूज कर सकते हो, ये प्रोपोर्शनल कंप्लीटेशन मेथड या कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड यूज कर सकते हो। जैसे काम खत्म हो जाए तब रिकॉर्ड करो, या प्रोपोर्शनल हिसाब से रिकॉर्ड करो। और उसके बाद डिविडेंड वगैरह के लिए राइट टू रिसीव मिल जाए, उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, आप देख लो एक बार के लिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फीस जो है ना, वो पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा इसमें टाइम देना का नहीं है तुमको, ठीक है। ये सब चीज़ें छोड़ो, ये एक्चुअली CA लेवल की चीज़ है, तो आपको इतना इसमें पढ़ना नहीं है, अंडरस्टूड। तो आपको ये मेन तो ये, जैसे AS9 किसके लिए होता है, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, या दोनों के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। डन। तो आई थिंक ये तुम गो थ्रू कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करना नहीं है। हाँ, ये वाला पार्ट है, ये तुमको अच्छे से करना है, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ फिफो एंड वेटेड एवरेज वाला मेथड। अब क्या होता है समझो, जब मुझे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो मेरे पास दो मेथड आते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के दो मेथड है, पहला है पीरियोडिक सिस्टम और दूसरा कौन सा है, परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, सुनो। पीरियोडिक सिस्टम में आप क्या करते हो, स्टॉक को जाके फिजिकली वेरीफाई करते हो। फिजिकली वेरीफाई समझते हो, मैं दुकान में जाएगा, दुकान बंद करेगा, मैं काउंट करेगा, गिनेगा 1 2 3 4 5 6 10 50 100 200 500 1000 इतने गुड्स है। दिस इज नोन एज द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। परपेचुअल में क्या होता है, तुम बुक के हिसाब से निकालते हो कि इतना था, इतना और आ गया, इतना कॉस्ट हो गया, इतना, ऐसा बुक के हिसाब से निकालते हो, उसे बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन तुम याद कर लेना, पीरियोडिकल परपेचुअल का, एंड डिफरेंस तुमको याद करना है। यहाँ पे क्या है, इट इज द बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टॉक सिस्टम। पीरियोडिक मतलब आपको एक पर्टिकुलर पीरियड में जाने का है और स्टॉक को वेरीफाई करने का है, तो पीरियड में जाके वेरीफाई करोगे ना, पीरियड टू पीरियड, तो इसीलिए फिजिकल वेरीफाई आ गया, ठीक है। परपेचुअल में क्या होता है, जस्ट आप बुक्स में हिसाब करते हो, बुक्स में लिखते हो इतना ओपनिंग था, इतना प्लस हो गया, परचेज हो गया, इतना सेल हो गया, तो वो सब रिकॉर्ड में मेंटेन होता है। इट प्रोवाइड डेटा पीरियोडिकली वंस इन अ ईयर। ऑब्वियसली हर महीने नहीं कर सकते, काम बंद करके करना पड़ेगा, तो साल में एक बार करेंगे। और इसमें क्या आपको हर टाइम जब भी चाहिए तुम कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। ये जो है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बस इसमें क्या कर सकते हो, बाद में चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल है, बट इसमें दुकान बंद करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा सा टफ है, बट दुकान बंद नहीं करनी पड़ती है। तो ये 3-4 डिफरेंस आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो मतलब बता दिया कि इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं फिफो मेथड की। कौन सी बात कर रहे हैं, फिफो मेथड की, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये देखो ऐसा है कि मान लो मैं मोबाइल की दुकान चलाता है, मैंने 4 आईफोन परचेज किए, 4 आईफोन, ठीक है। सुनना, मैंने फर्स्ट ये, अच्छा, चारों के चारों आईफोन 14 है। कौन से है, आईफोन 14, ठीक है। बट मैंने फर्स्ट आईफोन तब परचेज किया जब मार्केट में आना भी था, ठीक सुना। डायरेक्ट कंपनी में गया, मैंने उठा लिया, तो कंपनी वाले ने फुल फायदा उठाया, मेरे पास से 1 लाख रुपए ले लिया। दूसरा आईफोन जब कंपनी ने लॉन्च किया तब मैंने उठाया, तो मुझे 80,000 में मिल गया। तीसरा आईफोन जब मैंने उठाया, ठीक है, तब ऑलरेडी थोड़ा महीना भर हो चुका था, तो आईफोन का प्राइस थोड़ा सा गिर गया था, तब 60,000 हो गया। और फोर्थ वाला आईफोन तब उठाया जब नया आईफोन 15 आ चुका है, मान लो उस केस में उठाया, तो मुझे और सस्ता मिल गया, मुझे 50,000 में मिल गया। तो सब के सब आईफोन है, आईफोन 14 है, ठीक है, चारों के चारों है। अब इसमें से 3 आईफोन मैंने बेच दिए, 3 आईफोन सोल्ड। अब मेरे पास एक बचा होगा, बराबर है।
अब अगर मैं कौन सा मेरा बच्चा है वो मुझे देखना है, तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करता है वो देखना पड़ेगा। फीफो मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये क्या बोलता है, 3 आपने कौन से बेचे होंगे वो सुनो। तो मैं रेड से कर रहा हूं, जो पहले आया वो पहले गया होगा। तो मुझे बताओ पहले कौन सा परचेज किया था, सबसे पहले लेटेस्ट आया था वो वाला, तो मैंने पहले इसको बेचा होगा। उसके बाद दूसरा आईफोन कब आया, जब मैंने आईफोन लॉन्च हुआ तब लिया, तो ये वाला बेचा होगा। तीसरा आईफोन कब बेचा होगा, जब 1 महीना हो गया तब ये वाला। तो अब मुझे बताओ मेरे स्टॉक में कौन सा आईफोन होगा, दिस वन 50,000 वाला मेरे स्टॉक में होगा। दैट इज नोन एज द फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या ये तुमको समझ में आया? तो आप कौन सा बेचोगे, जो पहले लिया होगा वो पहले बेचेंगे। अंडरस्टूड? आई थिंक तुमको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया है। अब इसके ऊपर सीधा अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर फीफो, उसके बाद वेटेड एवरेज समझ लेंगे। दोनों मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूँ तुमको, और ये लेके चलो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आएगा। ऑलमोस्ट 99% केस में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो वैसा ही क्वेश्चन अपन कर ले। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये वाला ऐसे ही एग्जाम में मिलेगा तुमको, पर मैं थोड़ा टफ वाला ले रहा हूँ ताकि तुमको सब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपको एक कंपनी देखिए, सुमित लिमिटेड, ठीक है। परचेज एंड इश्यू द मटेरियल इन द फॉलोइंग। तो अगस्त में इसने ये मटेरियल परचेज किया। सबसे पहले 1 तारीख को उसने 300 यूनिट, मान लो मोबाइल फोन, 300 मोबाइल फोन परचेज किए। कितने में किए? 3 रुपए में। रेट छोड़ो, बट कितने फोन परचेज किए? 300 किए 3 रुपए में। फिर उसने वापस परचेज किए 600 फोन, बट कितने में किए? 4 रुपए में। अब इसने इसमें से 500 फोन बेच दिए, ठीक है। कितने में बेचे वो फर्क नहीं पड़ता, बट उसने बेच दिए 500 में। उसके बाद उसने 700 और फोन परचेज किए 4 रुपए में। फिर उसने 800 बेच दिए, फिर परचेज किया और फिर बेच दिए। आपको कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है ना, वो निकालना है फिपो मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, इसमें टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? टेबल। तो अपन चलो टेबल बनाते हैं एक। चलो, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालने का है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, अंडर फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब अच्छी बात सुनो, एक बढ़िया बात बताऊंगा, तुमको खुश हो जाओगे कि चाहे फीफो हो या कोई दूसरी मेथड हो, वेटेड एवरेज मेथड हो, दोनों में जो फॉर्मेट है वो सेम है। तो इसका मतलब फॉर्मेट तुमको 2 याद नहीं करने, एक ही फॉर्मेट से काम हो जाएगा, और फॉर्मेट भी काफी इजी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेट से, क्योंकि डेट तो इंपॉर्टेंट होती है, कब लिया कब बेचा, तो डेट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट की। तो सबसे पहला कॉलम जो अपना बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? डेट ही बनने वाला है। तो ये देखो मेरा डेट का कॉलम आ गया, दिस इज माय डेट कॉलम। डन, डेट का कॉलम हो गया। अब दूसरा बताओ, मेरे पास गुड्स आएगा कि जाएगा? पहले पहले आएगा तब जाएगा ना, तो सबसे पहले आएगा, तो इसे बोलते हैं रिसिट, गुड्स आना। तो इतना गुड्स रिसिट हो गया अपने को, बराबर है, आ गया। अब इसमें क्या होता है, क्वांटिटी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने एक कॉलम बना दिया इसमें क्वांटिटी का, तो इसमें जो भी क्वांटिटी होगी मैं इसमें लिख दूंगा। अब रेट भी तो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगा रेट का, और तीसरा कॉलम आएगा अमाउंट का, रुपीज का। ये 3 कॉलम हर जगह पे आने वाले, ठीक है। तो क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ठीक है। क्वांटिटी इंटू रेट कर लो, अमाउंट मिल जाएगा। तो ये रिसिट हो गया। अब बेटा रिसिट हो गया, तो मैं सेल भी तो करूंगा। सेल को बोलते हैं इश्यू। क्या बोलते हैं? इश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आएगा क्वांटिटी। क्या आएगा? क्वांटिटी। इसी में दूसरा आएगा रेट, और फिर लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा अमाउंट। डन। तो ये आया और ये गया, तो बताओ आया गया के बाद क्या बचेगा? बैलेंस। इतना बैलेंस में पड़ा है, तो थर्ड आएगा बैलेंस। अगेन इसमें भी 3 चीजें आएगी। मैंने बोला फॉर्मेट सेम रहेगा तो अच्छी बात है। क्वांटिटी तुम्हारी, फिर आएगा रेट, और लास्ट में आ जाएगा बैलेंस। तो ये आ गया इधर अमाउंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें आ गई, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
तो देखा जाए तो ये इनर कॉलम तो तुमको पता ही चल गया, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, बराबर है। तो देखो पहले आया, फिर गया और बचा, बस तीन ही चीजें, आया गया बचा, आया गया बचा, ठीक है। ये ऐसा है, तुम बाहर गए, तुमने सामान लाया तो पहले आया होगा, फिर तुमने उसको बेचा, कुछ नहीं बिका तो पड़ा होगा, तो पड़ा है। क्या ये आपको समझ में आया? तो चलो शुरुआत करते हैं 1 अगस्त से। अच्छा, हमेशा देखो क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो सबसे पहले वो लिखो, ठीक है। कोई नया कॉलम नहीं बनाएंगे अपन, उसी में लिखेंगे। तो 1 अगस्त 2000 एंड जो भी साल होगा, यहाँ पे 17 है तो 17 लिख देते हैं। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले लिखना तुमको बैलेंस, क्या कोई बैलेंस है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे सबसे पहले? ओपनिंग बैलेंस। क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है? नहीं सर, इसमें तो कोई ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं। तो होता तो मैं इधर लिखता क्वांटिटी रेट और अमाउंट। आपको बाद में एक सम दिखाऊंगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस होगा, तो मैं क्वांटिटी रेट अमाउंट में लिखा हुआ इतनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी थी, ये रेट से था और ये अमाउंट था, राइट। चलो, तो यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 अगस्त को मैंने परचेज किया, तो यहाँ पे शुरू होगा 1 अगस्त 2017 आपका परचेज होगा। मुझे बताओ कितना परचेज होगा? 300। तो 300 क्वांटिटी आप परचेज करोगे 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना होता है? 900। अंडरस्टूड। और इस दिन पे कोई बेचा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज बैलेंस आ गया 303 के हिसाब से कितना हो गया? 900। ये हो गया फर्स्ट डे खत्म। जैसे खत्म हो गया लाइन खींच लो, दिन खत्म हो गया, इतना बैलेंस अपने पास में पड़ा है। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया फर्स्ट डे का हिसाब? अब सेकंड डे पे देखो और परचेज किया, तो 4 अगस्त को देखो, 4 अगस्त 2017 को हमने 400 क्वांटिटी और परचेज किया है। सॉरी 600 माय मिस्टेक, माफ कर दो, गलती हो गई भैया। 600 क्वांटिटी और परचेज किया है 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना होता है बताओ? 2400, 2400, बराबर है। चलो डन। अब मुझे बताओ बैलेंस क्या आएगा? क्या सिर्फ 600 है कि ऊपर वाला भी पड़ा है? सर लास्ट डे का बैलेंस भी तो इस बार पड़ा होगा। तो पहले तो ये ऊपर वाला बैलेंस नीचे लेके आ जाओ। तो मैंने 300 क्वांटिटी 3 के हिसाब से 900 लेके आ गया। ये तो ओपनिंग बैलेंस था, मेरे पास पड़ा था पहले से, बराबर है। और अभी देखो और कितना आ गया? 600 और आ गया 4 के हिसाब से 2400 का। तो अब मेरे पास टोटल 2 बैलेंस हो गए, बराबर है। क्या ये तुमको समझ में आया? अरे भैया बोलो समझा कि नहीं समझा, कमेंट करके जरूर बोलना मुझे समझा कि नहीं समझा, ठीक है। डन। अच्छा एक बात और, ये कुछ ऐसा अगर तुमको समझने में डिफिकल्टी हो रही है ना, तो यूं समझो, ठीक है, कि तुम्हारे घर पे डेयरी मिल्क पड़ी थी 300, ठीक है, और अभी और तुम मार्केट से लेकर गए 600। तो जब शाम को घर पे सो रहे होंगे तो कितनी डेयरी मिल्क दिखेगी? 300 और 600। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो 4 अगस्त को हो गया। अब देखो 6 अगस्त आएगा, 6 अगस्त। चलो बताओ कितना? 500 इश्यू किया है। तो अब परचेज तो हुआ नहीं है, रिसिट तो हुआ नहीं है, तो अब इश्यू के कॉलम में आएगा। बट कितना किया आपने? ध्यान से देखो, बस खेल इधर ही है, हाँ पूरा गेम इधर ही है। बाकी तो तुम क्या करो, परचेज में लिखना है, सेल के टाइम पे ध्यान रखना है। सेल के टाइम पे कितना सेल किया है? 500। अब मुझे बताओ 500 है, ये तुम्हारे पास बैलेंस पड़ा है, तो किस में से परचेज किया होगा? 3 रुपए वाला या 4 रुपए वाला? बताओ 3 रुपए वाला या 4 रुपए वाला? तो अपन कर रहे हैं फीफो मेथड। कौन सा कर रहे हैं? फीफो मेथड। फीफो क्या बोलता है? जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो पहले ऊपर से शुरू करना, तो ऊपर से नीचे आने का है, तो ऊपर से शुरू करो। ऊपर 300 है, फिर 600 है, तो पहले 300 वाला सेल किया होगा। तो सबसे पहले आपने 300 वाला सेल किया होगा, 300 वाला। तो क्या रेट था उसका? 3 वाला। अच्छा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, एकदम याद रखना कि जब भी सेल करोगे ना इश्यू के टाइम पे, रेट हमेशा ऊपर वाली बैलेंस वाली ही आएगी। कौन सी रेट आएगी? बैलेंस वाली। क्वेश्चन में अगर सेल रेट दे रखा है ना, तो सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। याद रखना गोल्डन रूल, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रेट कौन सी आएगी बेटा? जो बैलेंस में है वही आएगी। तो 300 × 3 कितना होता है? 900। अच्छा इसका लॉजिक थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों आएगी, बट अभी के लिए मान लो कि ये वाली ऊपर वाली ही आएगी। अब 300 तो पूरा खत्म हो गया, मतलब ये वाला तो पूरा खत्म हो गया बॉक्स अपने पास। अब 600 पड़ी है, 600 में से 600 ले लूं? बताओ क्या 600 पूरी ले लूं? नहीं सर, आपने सेल की है कितनी? 500। तो 300 तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो कितनी बच गई? 200। तो यहाँ पे कितना लूंगा बेटा? 200। क्या ये तुमको समझ में आया? तो यहाँ पे अपने को लेना है सिर्फ 200। 200 कैसे आया? 600 था, 600 में से सॉरी 500 सेल किया है, 500 में से 300 ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, तो कितना बच गया? 200, बराबर है। अच्छा रेट क्या है? रेट दे रखी है 4 रुपए के हिसाब से, तो ये 800 का रेट आ गया। अब मुझे बताओ कितना बैलेंस बचेगा? सर 300 तो जा चुकी है, पूरी खत्म हो गई है, ऊपर वाली तो पूरी खत्म है, ठीक है।
ये तो पूरा खत्म हो गया, बट नीचे वाली में से सिर्फ आपकी 200 गई है, तो ये 200 अभी गई है। तो अभी मुझे बताओ कितना और बचा है आपके पास। सर 600 में से 200 गया, 400 बच गया। तो इस बार अपने पास सिर्फ 400 क्वांटिटी बची है। तो ये 400 क्वांटिटी जो बची है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 400 क्वांटिटी, 4 के हिसाब से 1600 बैलेंस होगा बस, और कुछ भी नहीं। क्या ये तुमको समझ में आया? बोलो एनीवन, किसी को डाउट है? तो अब अपने पास कितना बच गया है? सिर्फ 400। 300 पूरा गया, 600 में से 200 गया, तो कितना बच गया? 400। तो अब दिन के एंड में मेरे पास सिर्फ 400 पड़ी है, याद रखना दिन के एंड में सिर्फ 400 है। अब उसके बाद देखो वापस 10 अगस्त को मैंने परचेज किया, 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त 2017 को मैंने परचेज किया है 700 यूनिट, 700 4 के हिसाब से, तो 2800 रुपये का खर्चा हो गया मेरा। अब मुझे बताओ टोटल मिला के मेरे पास कितना चीज़ पड़ी होगी। तो समझो कल के रात की 400 तो एज इट इज़ पड़ी है, उसको छेड़ा ही नहीं किसी ने, और अब और आ गया है 700, तो 700 और आ गया है 4 रुपये के हिसाब से 2800। तो इस तरह से मेरे पास टोटल इतना हो गया है 1100। ठीक है, 1100 कैसा है? 700 प्लस 400, तो ये एंड में मेरे पास इतना हो गया दिन के एंड में। क्या ये तुमको समझ में आया? यस पीपल, अंडरस्टूड। अब देखिए आगे वापस यहाँ पे 15 अगस्त को परचेज नहीं सेल किया है, इस बार सेल कर दिया वापस। तो 15 अगस्त को हमने सेल कर दिया है, सेल। अब मुझे बताओ सेल के टाइम पे ध्यान रखना है, कितना सेल किया बताओ? सर 800 कर लिया। कितना कर लिया? 800, 800। अब ये 800 कौन सा किया होगा? क्या 400 में से किया होगा, 700 में से किया होगा? बताओ। तो सर फीबो चल रहा है तो ऊपर से नीचे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले पुराना वाला यानी ऊपर वाला सेल किया होगा, फिर नीचे आएंगे, तो पहले ऊपर वाला को हटाओ। तो 400 है, तो 400 पूरा गया, तो 400 पूरा चला गया, 4 के हिसाब से 1600। अब 700 है, तो क्या 700 पूरा जाएगा? नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो। टोटल जो अपना सेल है वो 800 का है, उसमें 400 हो चुका है, तो 400 भी नीचे में से लेंगे ना, तो ये 400 यहाँ से आएगा, तो ये 1600 और आ गया। क्या ये तुमको समझ में आया? यस। डन। तो अब मुझे बताओ कितना बैलेंस मेरे पास पड़ा होगा। तो सर अपने पास सिर्फ 700 में से 400 चला गया, 300 पड़ा है। कितना पड़ा है? 300। तो यहाँ पे सिर्फ 300 आएगा। कितना आएगा? 300। ये 300 आएगा 4 के हिसाब से, तो 1200 का बैलेंस पड़ा अपने पास। तो ये 300 पड़ा है अपने पास। जस्ट अ सेकंड, ये 300 पड़ा है 4 के हिसाब से, तो 1200 का बैलेंस हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड। चलो, तो अब लास्ट में 300 ही अपने पास पड़े। अच्छा, 15 अगस्त के बाद वापस 20 अगस्त को वापस परचेज किया 300। तो यहाँ पे देखो 20 अगस्त को आपने फिर परचेज किया है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और साथ में गाइस बता देता हूँ मैं आपको कि हम है ना सीए की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं मुंबई में। तो इफ़ यू आर इन मुंबई, ओके, इफ़ यू आर इन मुंबई एंड यू वांट टू डू सीए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो अगर आपको सीए करना है, बिलीव मी बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत कम खर्चे में तुम्हारा सीए हो जाता है, और कोई भी कर सकता है। ऐसा भी जिसका 60% है, मुझे खुद को 60% था 12th में, एंड नाउ आई एम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सो इतना कुछ है नहीं, बस हाँ हार्डवर्क करना पड़ता है, ये क्लियर है। चलो ठीक है। सो वी हैव द ब्रांचेस इन विरार, वसई एंड भाईंदर। तो अगर आप नियर बाय रहते हो तो आप आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी हम जल्द ही ब्रांचेस ओपन करने वाले हैं आगे भी। सो आप कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं, हमारे पास बच्चे बोरीवली मलाड से भी आते हैं। ठीक है, सो दैट नॉट एन इश्यू, क्योंकि क्लासेज जो है वो स्टेशन के पास में ही है अपनी। ठीक है, चलो फिर तो ये 15 अगस्त का हो गया। अब देखिए 20 अगस्त की बात करते हैं। तो 20 अगस्त की हम बात करेंगे, अगस्त है सॉरी, मैं अक्टूबर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 20 अगस्त को क्या हुआ वो देखिए। तो 20 अगस्त को हमने क्या किया भैया, फिर परचेज किया 300। तो 300 यूनिट परचेज की है अपन ने 5 के हिसाब से, सो दैट विल बी 1500। ठीक है, चलो
तो मुझे बताओ मेरे पास स्टॉक में क्या हो गया कि सर देखो 300 तो आपके पास पहले से थी, तो 300 तो अपने पास पहले से ही है, 300 अपने पास पहले से है, तो 300 इंटू 4, एक सेकंड ये पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 300 इंटू 4 हो जाएगा तुम्हारा, तो ये 1200 ये हो गया, प्लस 300 वो और आ जाएगा आपके पास 5 के हिसाब से, तो दैट विल बी 1500। तो ये तुम्हारा पास टोटल स्टॉक हो गया है 300 ये एंड 4, 300 ये और 300 ये, 4 का और 5 का। क्या ये तुमको समझ में आया? एनीवन, किसी को डाउट है? नहीं। अब लास्ट इसमें एक बचा है फाइनल वन, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा है देख लो, एक और आपने क्या किया है यहाँ पे लास्ट में सेल किया है 100 यूनिट, 100 यूनिट आपने सेल की है, तो डेट विल बी 23 अगस्त। तो 23 अगस्त जो तुम्हारा है, आपने सेल किया है 100 यूनिट, 100। तो बताओ फीफो मेथड 4 वाली या 5 वाली? सर ऑब्वियसली जो ऊपर है वो आएगा ना पहले, तो 4 वाला आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 वाला आएगा अपने पास, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100 यूनिट 4 वाली, 400, ठीक है। तो मुझे बताओ 300 में से 100 चली गई तो कितनी बची है सर? 100। तो यहाँ पे देखिए 300 में से 100 चली गई है, तो 400, 100 बच, 200 बच गई है, एक जस्ट सेकेंड, बहुत, हाँ 204 के हिसाब से 800 ये हो गया, ठीक है। और 300 तो एज इट इज आ जाएगा 5 के हिसाब से, 1500 ये आ गया, पंद्रह सौ ये, ठीक है। तो 800 और 1500, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक फाइनल वन, ठीक है। तो दोस्तों 400, 4 के हिसाब से 800, 300, 5 के हिसाब 1500, तो दैट इज अराउंड 2300, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे देखिए ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मैं आंसर यहाँ से रेफर कर सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 200, 300 बची है, तो आप चाहो तो जो मैंने किया है ना वो एज इट इज यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, परचेज में तो कोई इशू है ही नहीं। देखो परचेज तो सिंपल है, परचेज तो क्या बेचारा जो रेट पे दे रखा है वही लिखना है और रिसिप्ट में लिखना है, क्वांटिटी रेट और मल्टीप्लाई तो अमाउंट मिल जाएगा। मतलब अपने को जो मेन चीज है ना वो है यहाँ पे इशू में, ठीक है। इशू में तुमको मेन है, इशू में कौन सा रेट लोगे? तो फीपो है तो ऊपर वाला रेट पहले लेना है, तो पहले ऊपर वाला सेल होगा फिर नीचे वाला होगा। इधर भी देखो ऊपर वाला पहले होगा फिर बचा हुआ नीचे वाला होगा, तो ये तुमको ध्यान में रखना। दैट इज कॉल्ड फीपो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मुझे बताओ फीपो मेथड में जो भी तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ओल्ड होगा कि लेटेस्ट होगा? लेटेस्ट होगा। सर लेटेस्ट समझा नहीं, कैसे मुझे बताओ? तो समझो, अगर मैंने 3 आईफोन परचेस किए हैं, 1 तारीख को, दूसरा किया है 3 तारीख को, और फिर लास्ट में किया है 10 तारीख को, ठीक है। और इसमें से 2 बेच दिए और मैंने फीपो फॉलो किया, तो पहले ये बेचा होगा फिर ये बेचा होगा, तो मेरे स्टॉक में कौन सा होगा? लेटेस्ट वाला ना, जो लास्ट में परचेस किया वो मेरे स्टॉक में होगा। स्टॉक में बोल रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक में। तो फिर याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फीपो मेथड में कौन सा स्टॉक आपके पास में होता है? लेटेस्ट स्टॉक। या ऐसा पूछ ले, लेटेस्ट स्टॉक कौन से मेथड में होता है फीपो में? तो फीपो में आपके पास लेटेस्ट स्टॉक होगा। डन, आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। दैट इज नोन एज अ फीपो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेम टाइप का क्वेश्चन आगे भी यहाँ पे दे रखा है तो आप देख सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुमको है ना ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस की यूनिट लिख दी है, बस इतना ही। फिर तो आपका परचेज किया तो ओपनिंग प्लस परचेज हो गया, फिर वापस आपने परचेज किया तो ओपनिंग प्लस परचेज हो गया। फिर जब आपने सेल किया तो यहाँ पे फीपो फॉलो किया है, नीचे फर्स्ट ऊपर वाला पहले लिया है, तो 50-25 के हिसाब से आपने सेल किया, राइट। तो ये है आपका फीपो मेथड, अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ पे देखो जैसे सेल की रेट दे रखी है, सेल की मैंने बोला सेल की रेट कुछ काम की नहीं होती, सेल की रेट कुछ काम की नहीं होती, सेल की रेट कुछ काम की नहीं होती, सेल की रेट कुछ काम की नहीं होती। तो स्टॉक निकालते टाइम पे सेल की रेट कुछ काम की नहीं है, जो आप फीपो मेथड में जो आपका बैलेंस होगा उसमें से जो रेट है वो लोगे। ये समझा क्या है? तो एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करनी है, सेल की रेट को नहीं लिखने का है, अंडरस्टूड। तो ये वाला सम भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। आई थिंक 2 सम जो है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन।
अंडरस्टूड। तो जो भी आपकी बुक है उसमें से आप देख लो, ऐसा सम ही आएगा एग्जाम में और कुछ इससे खास आने वाला नहीं है। ये था फिपो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डन। अब देखो मोस्टली तो एग्जाम में आपको फीपो मेथड ही पूछते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो तुमको आना चाहिए, राइट। बट अभी में एक और मेथड है जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। क्या नाम है? वेटेड एवरेज मेथड। उसका भी मैं बता देता हूँ कैसे करने का है आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेम सम को वेटेड एवरेज के थ्रू करते हैं। जो अभी अपने सम किया, अगर मान लो इसी सम को सिर्फ वेटेड एवरेज के थ्रू करना होता तो कैसे करते, ठीक है। तो वो अपन देख रहे हैं। तो देखो मैंने पहले भी आपको बोला कि फॉर्मेट रिमेन सेम, फॉर्मेट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। जस्ट इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक फॉर्मूला यूज करते हो कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो उससे तुमको एक प्राइस मिलती है, दैट इज नोन एज द वेटेड एवरेज प्राइस। और उसी से तुम जब भी इश्यू करोगे तो वही रेट यूज करने का है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए फॉर्मेट सेम है, इसके लिए मैं यहाँ के अंदर के जो अमाउंट है वो मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, मैं नया ही कर लेता हूँ, चलो तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो फिर तो यहाँ पे फटाफट अपन एक वेटेड एवरेज देख लेते हैं। फॉर्मेट तो सेम रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फटाफट एक अपन सम कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ गया डेट, फिर यहाँ पे आएगा रिसिट, ठीक है। इसमें तुमको पता 3 चीजें आती है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद बताओ, चलो बताओ बताओ क्या आएगा सर। उसके बाद सर यहाँ पे आएगा इश्यू, इश्यू में अगेन क्वांटिटी आएगा तुम्हारा, रेट आएगा एंड अमाउंट आएगा, ठीक है। अब बचेगा बैलेंस, क्या बचेगा, बैलेंस। बैलेंस में 3 चीज आएगी, क्वांटिटी आएगी, रेट आएगा और अमाउंट आएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, 3 चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। डन। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया तुमको कि ये सेम फॉर्मेट है जो दोनों में होता है। तो एटलीस्ट फॉर्मेट तुमको याद नहीं करना पड़ेगा 2 बार, एक फॉर्मेट से ही काम हो जाएगा। और आई थिंक फॉर्मेट काफ़ी ईजी है, फॉर्मेट में कुछ इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। डन। अब सुनिए आगे। अब क्या होता है कि आपने क्या किया है, यहाँ पे परचेज किया था, तुमको पता है ओपनिंग तो कुछ था नहीं, यहाँ पे आपने परचेज किया था 300 यूनिट परचेज किए 3 के हिसाब से, ठीक है। तो ये रिसिप्ट तो सेम आएगा, डेट भी सेम ही होगी, 303 के हिसाब से 900 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ही है तो क्या बोलूँ, टोटल ऑफ अमाउंट तो एक ही होगा 900, ठीक है। और यहाँ पे टोटल ऑफ क्वांटिटी भी एक ही होगी 300। अब डिवाइड करोगे तो रेट आएगा 3 रुपये। तो फर्स्ट तो सेम ही आने वाला है, कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ पे जो डेट थी वो थी तुम्हारी 1 अगस्त 2017 को, ये वाला 1 अगस्त 2017 बराबर है। अब ये लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे अपन। अब आगे देखिए दूसरा वाला जो डेट है वो है आपके, वापस आपने परचेज किया 4 अगस्त को, 4 अगस्त को वापस आपने परचेज किया है। कितना परचेज किया है मुझे बताइए। तो 4 अगस्त में आपने परचेज किया 600 यूनिट, 4 के हिसाब से 2400, ठीक है। अब गेम शुरू होता है। अब क्या होगा सुनना, यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट टाइम तो अपन ने फीपो सेम का सेम लिख दिया, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको टोटल करना है। तो ये देखो 900 पहले का है और 24,000 का कॉस्ट और लग गया। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितना हो गया सर। 9,000 पहले था, सॉरी 900 पहले था, प्लस यहाँ पे 24,000 नहीं है 2400 है, तो 2,400 और लग गया। तो 900 प्लस 2400 इक्वल टू 3,300, सो दैट इज 3,300 का टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो 3,300 का टोटल कॉस्ट तुम्हारा आ गया। अब क्वांटिटी कितनी है सर, 300 पहले थी 900 भी, तो टोटल में 900 हो गई। तो 3,300 का कॉस्ट है डिवाइड बाय 900 क्वांटिटी है, एवरेज रेट क्या होगी 3.67। कितनी होगी एवरेज रेट 3.67। क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से आपको ये करना है। चलो डन। तो ये
इस दिन का खत्म हो गया। तो इसमें देखिए बैलेंस में सिर्फ एक ही आएगा, उस मेथड में देखो 3 4 आ रहा था, बट इसमें सिर्फ एक बैलेंस में एक ही कॉलम में आएगा, बस 900, 3.67 और 3300। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब 4 अगस्त के बाद देखो आगे क्या हुआ है, वापस आपने क्या किया है, इश्यू किया है 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को इश्यू किया है, 6 अगस्त 2017 को आपने इश्यू किया है। कितना क्वांटिटी इश्यू किया है बेटा बताओ? तो सर 500। तो सिंपल है, क्वांटिटी 500। अब मुझे बताओ फीपो में तो ऑप्शन होता है, 2-3 बैलेंस होता है, आपको ऊपर वाला लेना पड़ता है, क्या इसमें आपके पास ऑप्शन है? नहीं सर, बैलेंस मैंने क्या बोला था, से इश्यू के टाइम पे, सेल के टाइम पे, क्वांटिटी और रेट। क्वांटिटी तो क्वेश्चन में से, रेट जो है वो हमेशा बैलेंस में से आएगी। सो यहाँ पे बैलेंस में तुम्हारा रेट है एक ही है 3.67, तो इसमें तो सोचना भी नहीं है। तो 500 इंटू 3.67 1835, ये तुम्हारा आ गया अमाउंट। क्या ये तुमको समझ में आया? अब वापस बैलेंस कैसे निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो 3300 माइनस 1837, क्योंकि इश्यू का तो माइनस होगा बेटा, कम हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1465। ठीक है, अब क्वांटिटी देखो 900 में से 500 गई तो 400 बच गई, तो 400। इसमें हमेशा रेट जो है बैलेंस की बाद में निकलती है। तो 1465 डिवाइड बाय 1835, ठीक है, सॉरी 400, तो 1465 डिवाइड बाय 400, 3.67, सेम रेट यहां पे रहेगी। अब यहां पे देखो आगे, ये हो गया आपका 6 अगस्त हो गया। उसके बाद फिर आपने परचेज किया है अगेन 10 अगस्त को 700। तो 10 अगस्त को फिर तुम परचेज करोगे, 10 अगस्त 17 को तुमने 700 परचेज किया है। रेट क्या है 700 की बताओ? 4 है, तो 2800 आ गया। इश्यू कुछ किया नहीं है, तो अब बताओ कितना अमाउंट हो गया? तो सर 1465 अपने पास था प्लस 2800 और हो गया, सो दैट विल बी 4265, ये हो गया है। क्वांटिटी कितनी हो गई है बताओ? सर 400 प्लस 700 1100 क्वांटिटी हो गई है। तो 4265 डिवाइड बाय 1100 कितना होता है? अब चेंज हो गया 3.88, राउंड अप किया तो 88 आ गया। ठीक है, तो 3.88 हो गया तुम्हारा, बस ये चेंज हो गया। आगे बढ़ो। 10 अगस्त के बाद तुमने क्या किया है, वापस 15 अगस्त को इश्यू किया है 800। तो 15 अगस्त आया, 15 अगस्त 800 इश्यू किया है 800। अब मुझे बताओ क्या रेट में अपने पास ऑप्शन है? नहीं सर, एक ही तो रेट है 3.88। तो 800 इंटू 3.88 करो, कितना होता है सर? 3104। तो अब ये तो हो गया सर। ठीक है, इश्यू का कोई टेंशन है ही नहीं इसमें, क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी होगी इश्यू की, रेट जो प्रीवियस बैलेंस में थी वो लेनी है, तो कुछ है ही नहीं इसमें खास। अब देखो 4265 माइनस 3104, क्योंकि इश्यू इसके लिए माइनस। ठीक है, 1161 ये वाला। क्वांटिटी भी देख लो, 1100 में से 800 गया तो 300 बच गया। अब करो 1161 डिवाइड बाय 300, 3.88, सेम रेट ही आएगा। इश्यू के बाद हमेशा रेट कौन सा आता है? सेम ही आएगा जो ऊपर वाला था, क्योंकि आपने उसी रेट पे इश्यू किया ना, इसकी वजह से। ठीक है, अब 15 अगस्त भी हो गया तुम्हारा। 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त को आपने 300 और परचेस किया है। तो 20 अगस्त 2017 को 300 और परचेस किया है। कितने में परचेस किया है? 5 रुपए में, तो 1500 ये हो गया। अब हाँ, परचेज के बाद हमेशा इसका रेट चेंज होगा, क्योंकि अलग रेट से परचेज कर रहा ना, इसकी वजह से। तो 1161 अभी रेट चेंज हो जाएगा, प्लस 1500, तो 2661 हो गया। क्वांटिटी देखो 300 प्लस 300 600 हो गई है तुम्हारी क्वांटिटी। तो 600 क्वांटिटी हो गई, तो 2661 डिवाइड बाय 600, 4.44 ऐसा ले सकते हैं, 4.44। तो 4.44 तुम्हारी रेट हो गई है। ठीक है, तो अभी 4.44 हो गई है। और लास्ट में 20 अगस्त के बाद फिर आपने क्या किया है? 23 अगस्त को इश्यू किया है 100। तो 23 अगस्त को आपने इश्यू किया है 100। अब मुझे बताओ क्या मेरे पास ऑप्शन है? नहीं सर, एक ही तो रेट है। तो 4.44, तो 100 इंटू 4.44 इज 444। ठीक है, अब देखो 600 में से 100 गया तो कितना बच गया? 500 क्वांटिटी बच गई है। और 2661 माइनस 444 इक्वल टू 2217। ठीक है, तो 2217 डिवाइड बाय 500, योर रेट रिमेन्स सेम 4.44 एंड दिस इज द आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये वाला।
ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज 2217, कितना आ गया 2217। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। सो ये देखिए थोड़ा बहुत राउंड अप की वजह से 2219 आया है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ राउंड अप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी आपका आंसर पूरा सेम है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, अच्छा एक तुमको ट्रिक बताओगे शॉर्ट में बढ़िया वाली, सुनना। आप फीफो करो या वेटेड एवरेज करो, दोनों में जो रिसिट है ना वो एकदम सेम है, डिट्टो। सी ये देखो रिसिट जो है वो दोनों मेथड में क्या है, सेम ही है, क्योंकि जो जितने में लिया उतने में लिया होगा ना, तो रिसिट जो है वो दोनों में सेम ही आता है। ठीक है। बट फीफो में क्या होता है, जब इश्यू करते ना तो अब आप क्या करते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 ऑप्शन है, इधर 2 ऑप्शन है, इधर 2 ऑप्शन है, 3 कभी 3 होते हैं, तो ये अलग अलग क्वांटिटी के ऑप्शन होते हैं। तो फीफो में अपने पास ऑप्शन होते हैं तो अपन ऊपर से चलते हैं। बट वेटेड एवरेज में अपने पास ऑप्शन नहीं होता, हर दिन का एक ही लाइन आएगा। देखो एवरी डे का एक लाइन, तो ये ध्यान रखना, वेटेड एवरेज में हमेशा हर दिन का एक ही लाइन आता है, एक दिन एक लाइन में खत्म, एक दिन एक लाइन में खत्म, एक दिन एक लाइन में खत्म, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो आपको एक ही रेट मिलेगी, ज्यादा रेट नहीं मिलेगी। तो इश्यू के टाइम पे जो लास्ट टाइम रेट थी ना बस वही लेनी है। तो ये देखो सेम रेट अपन ने लिया है। दिस इज नोन एज अ वेटेड एवरेज मेथड। अब एग्जाम में तुमको फिफो मोस्टली आता है, वेटेड एवरेज थोड़ा कम आता है, बट आपको दोनों करना है, एक एक सम की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अगर तुमसे कोई सम नहीं होता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं ट्राई करूंगा उसका एक और वीडियो बनाने का। तो गाइज ये था आपका पार्ट 1, जिसमें अपन ने थियोरी वाला पार्ट किया है प्लस फिफो मेथड किया है, और इसमें तुम्हारा मॉड्यूल 1 जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल 1 जो है इसी वीडियो के साथ क्या होता है, खत्म। आई होप इससे आप आराम से एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो लेके आ ही सकते हो, पास तो हो ही सकते हो। तो ये वाला पार्ट अपना होता है खत्म। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार कमेंट कर दो और लाइक करो और शेयर करो। ठीक है। आपके बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, और मैंने देखा है कि आपके ना मुंबई यूनिवर्सिटी में वीडियो कम ही मिलते हैं ऐसा। तो अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमको मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और मैं और वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और अगर अच्छा व्यूज रहा, अच्छा सब्सक्राइबर हमारा रहा, तो मैं दूसरे सर से भी, फैकल्टी से भी बोलूंगा कि वो भी वीडियो बनाए शॉर्ट में रिवीजन जैसे। तो आपको क्या होगा, लास्ट डे पे आप आराम से इसको देख के पास हो सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा। पर दूसरा पार्ट तभी आएगा जब आप इस पे कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। हेलो।